Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Commerce Easy. आज हम कंटिन्यू करते हैं हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया था। मैंने एक चीज छोड़ी थी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की आइटम वर्किंग नोट से फाइंड आउट करते हैं। तो वर्किंग नोट हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। तो देखो, जब हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद हम देखते हैं क्लोजिंग सरप्लस कितना है और ओपनिंग सरप्लस कितना है। जो ओपनिंग सरप्लस है वो क्लोजिंग सरप्लस में से माइनस करना है और जो अमाउंट आएगी वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से आइटम्स ऐड करने हैं ये मैं आपको सबसे पहले लिख देती हूँ, बाद में वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। पहला आइटम जो हम ऐड करेंगे वो है ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है। दूसरा जो आइटम हम ऐड करेंगे वो लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। थर्ड आइटम इज इंटरिम डिविडेंड। फोर्थ इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। Fifth is if there is any extraordinary expense. If any, ये वैसे यूजुअली क्वेश्चन में होती नहीं है, लेकिन हमें पूरी तरह से समझना है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ छोड़ूंगी नहीं, लिखूंगी। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप ऐड करना। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में अगर मिलती है तो आप इसको ऐड करेंगे, नहीं मिलती है तो आप इस पॉइंट को छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आइटम हमें लेस करने हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला है रिफंड ऑफ टैक्स और दूसरा हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम इफ एनी। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्वेश्चन में है तो आप उसे डिडक्ट कर देना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। अब देखो, ये सारे पॉइंट ऐड और लेस करने के बाद जो हमारी अमाउंट आएगी वो होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ जो अमाउंट आएगी वो हम लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो सबसे पहला हम लिखते हैं हेडिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एज पर वर्किंग नोट ये अमाउंट लिखेंगे जो अमाउंट हमें यहाँ मिलेगी। अब मैं आपको वन बाय वन ये सारे आइटम्स समझाती हूँ कि हम इन्हें ऐड करते हैं तो क्यों करते हैं और कौन से ईयर के ऐड करने होते हैं, क्योंकि हमें 2 साल की बैलेंस शीट मिलती है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हम ओपनिंग का बैलेंस लेंगे कि क्लोजिंग का लेंगे। तो देखो, सबसे पहला आइटम आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व में आपको क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है और जो डिफरेंस आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। तो इसमें से आपको क्लोजिंग में से ओपनिंग रिजर्व माइनस करना है, ठीक है। जैसे आपने नेट प्रॉफिट में क्लोजिंग सरप्लस में से ओपनिंग सरप्लस माइनस किया था, उसी तरीके से क्लोजिंग रिजर्व में से ओपनिंग रिजर्व आपको माइनस करना है और जो डिफरेंस आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, अगला पॉइंट आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड आपको 2 साल का मिलेगा, एक तो आपको करंट ईयर का मिलेगा, एक प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ जो आप डिविडेंड ऐड करेंगे वो हमेशा ऐड करेंगे ऑफ प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का डिविडेंड आप यहाँ ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि करंट ईयर का डिविडेंड
एज कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया जाएगा इन नोट्स टू अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड। क्लियर? करंट ईयर का डिविडेंड हम यहाँ शो नहीं करते हैं, यहाँ ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड इट इज शोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी in notes to account and it should not be disclosed as provision in the balance sheet। ऐसा हम क्यों करते हैं? देखो, प्रपोज डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो सिर्फ प्रपोज डिविडेंड रिकमेंड करते हैं, वो प्रपोज डिविडेंड प्रपोज करते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन एजीएम हेल्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज कंपनी के डायरेक्टर्स एज पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन 31 मार्च ऑफ क्लोजिंग डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड हमें देना है। ये उनकी इच्छा पर होता है, वो डिसाइड करते हैं, या उनकी कोई टर्म्स होती है, कुछ परसेंटेज होती है, उस बेस पर वो सपोज डिविडेंड डिसाइड करते हैं कि हमें जो डिविडेंड देना है वो 70,000 रुपए एज प्रपोज डिविडेंड देना है। ये उन्होंने क्या करा है, ये अमाउंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड की है, उन्होंने ये अमाउंट प्रपोज की है, लेकिन ये अमाउंट एज डिविडेंड डिक्लेयर की जाएगी एजीएम में कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर इवेंट्स। क्योंकि अभी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं आया है। 31 मार्च को जब हमारी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, उस दिन हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का जब ईयर एंडिंग होता है, उस ईयर एंडिंग के बाद ही उसकी जो ऑडिटिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की, ये सारी चेकिंग होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सारे अकाउंट्स ऑडिट होने के बाद एजीएम मीटिंग बुलाई जाती है। एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। ये यूजुअली विद इन 6 मंथ हो जाती है आफ्टर ईयर क्लोजिंग। ठीक है? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया था अमाउंट ऑफ डिविडेंड, उस अमाउंट को शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ये अमाउंट हमें एज डिविडेंड देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब देखो, सपोज 70,000 रुपए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किए थे एज डिविडेंड ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये उन्होंने अंदाजे से प्रॉफिट एस्टिमेट किया था कि हमारी कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट पर हम सपोज 70,000 रुपए डिविडेंड दे देंगे। लेकिन एजीएम में जब शेयर होल्डर्स इस अमाउंट को डिस्कस करते हैं, तो वो फाइनली अप्रूव करेंगे, वो फाइनली इसको डिक्लेयर करेंगे कि 70,000 रुपए डिविडेंड के देने हैं कि नहीं देने हैं। अब देखो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, शेयर होल्डर्स यहाँ पर 70,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट एज डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने जो अमाउंट रिकमेंड की थी वो थी 70,000 रुपए डिविडेंड की। तो या तो वो 70,000 रुपए ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर लेस देन दैट। दैट डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर पर डिपेंड करता है कि वो ज्यादा डिविडेंड देना चाहते हैं या फिर 70,000 से भी कम देना चाहते हैं। ये उन पर डिपेंड होता है। वो जितनी अमाउंट डिक्लेयर करेंगे, मीन्स अप टू 70,000, नॉट मोर देन 70,000, 71,000 वो नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया था, जो कंपनी ने ऑफर दिया था, वो 70,000 का था, तो वो इस अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये अमाउंट हम एज कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों दिखाते हैं? ये इसलिए दिखाते हैं, कंपनी को 31 मार्च को डिविडेंड की एक्चुअल अमाउंट नहीं पता होता है कि कितनी अमाउंट देनी है। जब कंपनी को पता ही नहीं है कितनी अमाउंट एग्जैक्ट देनी है एज डिविडेंड, तो वो अमाउंट हम कंटिंजेंट लायबिलिटी में डाल देते हैं, क्योंकि कंपनी श्योर नहीं है कि कितनी अमाउंट एज डिविडेंड दी जाएगी। समझ में आया? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है विच मे अराइज और मे नॉट अराइज, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर इवेंट्स। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, शेयर होल्डर्स कितनी अमाउंट डिक्लेयर करने वाले हैं, ये अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी नहीं पता है, कंपनी को भी नहीं पता है।
तो वो इस अमाउंट को किस में डाल देते हैं, एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही ऐड किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिविडेंड अप्रूव किया जाता है बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, नोट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरिम डिविडेंड। अब देखो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। कई बार क्या होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए साल के बीच में ये डिविडेंड दे देती है विदाउट कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, और ये डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूव करते हैं एंड इट इज पेड विद इन 7 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। 7 दिन के अंदर अंदर ये डिविडेंड पे कर दिया जाता है बाय कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। तो इस डिविडेंड को हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। जो डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है वो इंटरिम डिविडेंड होता है, और हम इस अमाउंट को ऐड करते हैं टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में भी आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ईयर की अमाउंट दी होगी। आपको यहाँ करंट ईयर की अमाउंट दिखानी है। प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट है वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से डिडक्ट करनी है एज इनकम टैक्स पेड। देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम एड बैक क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम कोई प्रोविजन करते हैं इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, इसलिए हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को जोड़ देते हैं नेट प्रॉफिट में टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस अराइज हो जाती है, कोई हमने ऐसा खर्चा किया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अमाउंट भी हम यहाँ ऐड कर देंगे टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 2 अमाउंट है जो हमें माइनस करनी है। पहली अमाउंट है रिफंड ऑफ टैक्स और दूसरी अमाउंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम इफ एनी। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये सारी कैलकुलेशंस आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले करनी होगी। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आप ये वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आप सिर्फ यही आइटम लिखेंगे जो मैंने यहाँ नोट डाउन किया। इन आइटम के अलावा यहाँ और कोई आइटम वर्किंग नोट में नहीं आएगा। देखो एक छोटा सा निमोनिक मैं आपको बता देती हूँ आप इजीली, ताकि इन आइटम को याद रख सके। देखो आप ट्रिक से याद रखना है इनको, TRIP। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टैक्सेशन। आर का मतलब हो जाएगा रिजर्व। आई का मतलब हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड और पी का मतलब हो जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड। यूजुअली आपको ये 4 आइटम ही मिलेंगे, ठीक है। इन सबके अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में दी होगी, यही आइटम मिलेंगे। आप इस निमोनिक से इनको याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं। ट्रिप याद कर लो, ट्रिप से आप उनको दिमाग में देखो। टी से बनेगा टैक्सेशन, आर से बनता है रिजर्व, आई से इंटरिम डिविडेंड और पी से प्रपोज्ड डिविडेंड। अब देखो जो टैक्सेशन में आपको अमाउंट ऐड करनी है वो हमेशा करंट ईयर की ऐड करना है, करंट ईयर, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ गया? Hopefully you must have understood how to calculate net profit before tax and extraordinary item। तो अब आप easily कैलकुलेट कर सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैरी करती है। 6 मार्क्स में से ये एटलीस्ट 3 मार्क्स तो इसमें आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको पूरा तो इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
जरूरी नहीं है सारे आइटम मिले, लेकिन कुछ आइटम आपको जरूर मिलेंगे और ये आपको डेफिनेटली कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ये वर्किंग नोट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन शुरू होगा। तो आप ये निमोनिक से तैयार करना, इसको बिल्कुल भी मिस्टेक होगी ही नहीं। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से आइटम आएंगे, आप सिर्फ ट्रिप याद कर लेना। ट्रिप याद करते ही आपको सारे आइटम आपके दिमाग में आ जाएंगे। देखो टी से कौन सा हो गया, टैक्सेशन। आर से हो गया रिजर्व, ठीक है। आई से हो गया इंटरिम डिविडेंड, और पी से हो गया प्रपोज डिविडेंड। यही 4 आइटम हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये जो आइटम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ये तो बहुत ही कम आती है, बाई चांस आती है, और अगर आती है तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो तो आप ऐड कर दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इनकम है तो उसे हम डिडक्ट कर दें, ठीक है। और इसके बाद एक ही आइटम इसमें डिडक्ट होता है, वो है लेस रिफंड ऑफ टैक्स। क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लूंगी और उसके बाद आपको सिखाऊंगी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फिर उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो का, ठीक है। ओके।